लेवल? फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, Right Act 2001, the Protection of Plant Varieties and Farmer Right Act 2001 seek to provide legal protection to plant varieties, right of farmer and plant breeder, also encourage the development of new plant varieties. हाँ, I think आप तो हिंदी मीडियम से हो ना? भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अन्य कानून कौन कौन से हैं? पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का उद्देश्य पौधों की किस्मों, किसानों के अधिकारों और पादप प्रजनकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना है और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं काम में जा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं चल रहा है। The Act contains provision regarding the establishment of protection of plant varieties and Farmer Right Act, authority, registration of plant varieties and essentially derived variety, duration and effect of registration, right conferred by registration, farmer right, compulsory infringement of any right provided under the Act and the relief. इस Act में क्या क्या दिया गया है, किस किस चीज के बारे में बता रखा है आपको कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, प्लांट की किस्मों के बारे में, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पंजीकरण कैसे होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की अवधि क्या होगी और उसका इफेक्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको कौन कौन से राइट्स मिल रहे हैं और जो भी निर्माता है उनके क्या क्या अधिकार होंगे, फार्मर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, अधिनियम के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन अगर आप कर रहे हो, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है आपके किसी भी राइट का, तो उसके लिए क्या क्या रिलीफ दिए गए हैं उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2001। इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या है। The Biological Diversity Act 2002 provides the conservation of biological diversity, sustainable use of its component, and fair and equitable sharing of the benefit arising out of the use of biological resources and knowledge. जैव विविधता अधिनियम 2002 में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत साझाकरण का प्रावधान है। इसमें किसके बारे में बताया हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड इट्स फंक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड इट्स फंक्शन। इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट है और उसके फंक्शंस को बताया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब हम डिटेल में हमने पढ़ा है, पूरा आईपीआर एक्ट हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पेटेंट पढ़ा है, कॉपीराइट पढ़ा है, ट्रेडमार्क पढ़ा है, ट्रेड सीक्रेट्स पढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं एक बार शॉर्ट में पेटेंट में क्या है। सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन, patent may be granted in any field of technology for invention that are new and useful, including a new product or an improvement of an existing product or a new process of making a product। ठीक है, पेटेंट में क्या हो रहा है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का, वैसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं तो क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट करें, हमने चीजों को आगे करते हैं, इसे छोड़ दो, इसे अपने आप से कवर अप कर लेना। मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, अपने आप देख लेना, इसे कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।
इंटरनेशनल रिजीम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होगी? बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं और बौद्धिक मुद्दों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौते और सम्मेलन तैयार किए गए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपकरण और संधियों, सम्मेलनों और मंचों के रूप में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं। द पेरिस कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण पर पेरिस कन्वेंशन ने क्या बोला? 1883 में अपनाया गया औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण पर पेरिस कन्वेंशन सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और आईपी अधिकारों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा पहला कदम था। कन्वेंशन में पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा के दमन सहित औद्योगिक संपत्ति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों से निपटने वाले 30 लेख शामिल हैं। कन्वेंशन को स्टॉकहोम में जुलाई 1967 में संशोधित किया गया था। रूमी नोट्स के लिए जब आप अपना ऐप खोलेंगे ना, अपना पोर्टल ओपन करेंगे, तो वहीं पे अपलोड किए गए हैं नोट्स, आपको वहीं से देखने पड़ेंगे। The convention is based on three guiding principles. नेशनल ट्रीटमेंट, राष्ट्रीय उपचार, प्रत्येक अनुचित राज्य को अन्य अनुबंधित राज्य के नागरिकों को उसी स्तर की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जैसा कि वह अपने स्वयं के नागरिकों को प्रदान करता है। प्राथमिकता का अधिकार, कन्वेंशन पेटेंट और उपयोगिता मॉडल, अंक और औद्योगिक डिजाइन के मामले में प्राथमिकता का अधिकार प्रदान करता है। This right means that the applicant may, within a certain period of filing a regular first application in one of the contracting state, apply for protection in any of other contracting state as well. इस अधिकार का मतलब है कि आवेदक अनुबंध करने वाले राज्यों में से एक में नियमित पहला आवेदन दायर करने की एक निश्चित अवधि के भीतर किसी भी अन्य अनुबंधित राज्यों में भी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। छूट अवधि के भीतर दायर किए गए और बाद में आवेदन को पहले आवेदन के रूप में उसी तारीख को दायर किया जाएगा। इस प्रावधान का लाभ यह है कि कई देशों में सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदकों को एक ही समय में अपने सभी आवेदनों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और यह तय करने की 6 से 12 महीने की अवधि है कि वे किन देशों में सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म रूल क्या है इस चीज को लेके? द कन्वेंशन लेज डाउन सम कॉमन रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल मेंबर स्टेट्स सच एज। कन्वेंशन कुछ सामान्य नियम निर्धारित करता है जिनका पालन सभी सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, सभी राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न अनुबंध राज्यों में दिए गए पेटेंट एक दूसरे से फ्री हैं और आविष्कारक को पेटेंट में इस तरह नामित होने का अधिकार है। संधि, इसको कुछ नहीं है कि मैं आप लोग को पढ़ाऊं, ये रफली आप लोग अपने आप पढ़ लेना, अपलोडेड है ये चीजें, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि सिर्फ रीड आउट ही करना होगा मेरे को। इस चीज को खत्म करते हैं हम आईपीआर को यहीं पे। आप लोग बताओ, इसको रीड आउट करके मैं करूं कंप्लीट या खुद से देख लोगे? ममता एंड ज्योति, बताओ भाई, मैं करवाऊं इसको या खुद से देख लोगे इसमें, क्योंकि कुछ इसमें ऐसा समझाने वाला है नहीं। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कल पूछ लेना, फिर पढ़ लोगे, ठीक है।
इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर हम यूनिट 9 की ही बात कर रहे हैं तो यूनिट 9 में है आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। द एक्ट डिफाइन वेरियस ऑफेंस रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ डाटा और प्राइवेसी। अब दोनों ही हिंदी मीडियम से हो ना ममता एंड ज्योति? ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम किसी व्यक्ति के डाटा और गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान है। यह मध्यस्थों के बारे में भी बात करता है और सोशल मीडिया की शक्ति को नियंत्रित करता है। प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स की प्रगति के साथ साइबर अपराधों और डेटा और प्रामाणिक जानकारी से संबंधित अपराधों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सबको पता है कि आजकल आईटी से रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम्स है वो बहुत बढ़ गए हैं। इवन द डाटा रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री वाज नॉट सेफ एंड सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सोशल मीडिया एंड डाटा स्टोर्ड देयरइन। यहाँ तक कि देश की जो सुरक्षा और अखंडता से संबंधित डाटा है वो भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया की गतिविधि और उसमें संग्रहित डेटा को विनियमित करने का फैसला किया है। बैकग्राउंड क्या है आईटी एक्ट 2000 का? 1996 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने ई कॉमर्स और डिजिटल पेचीदगियों पर एक मॉडल कानून बनाया। इसने हर देश के लिए ई कॉमर्स और साइबर अपराधों पर अपने कानून बनाना अनिवार्य कर दिया। नागरिकों और सरकार के डेटा की रक्षा के लिए अधिनियम 2000 में पारित किया गया, जिसमें भारत साइबर अपराधों के लिए कानून पारित करने वाले दुनिया का 12वां देश बन गया। क्वेश्चन रेज हो सकता है यहाँ से कि भारत कौन से नंबर पे है। It is also called the IT Act and provides a legal framework to protect data related to e-commerce and digital signature. It was further amended in 2008 and 2018 to meet the needs of the society. इसे IT अधिनियम भी कहा गया और ई कॉमर्स और डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे 2008 और 2018 में संशोधित किया गया था। अधिनियम मध्यस्थों की शक्ति और उनकी सीमाओं को भी परिभाषित करता है। शेड्यूल क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का? इसमें 13 चैप्टर है, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर, 90 सेक्शन एंड 2 शेड्यूल्स। चैप्टर 1 में है अधिनियम की प्रयोज्यता और अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावली की परिभाषा से संबंधित डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में बात करता है। चैप्टर 2 और इलेक्ट्रॉनिक शासन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। Chapter 5 is related to the security of these records and Chapter 6 deal with the regulation of clarifying authority. Chapter 7 further gives the certificate need to an issue of electronic signature. Chapter 8 gives the duties of subscriber and Chapter 9 describes various penalties. ठीक है। चैप्टर 10 जो है अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित अनुभाग प्रदान करता है। चैप्टर 11 डेटा के उल्लंघन और उनके दंड से संबंधित विभिन्न अपराधों का वर्णन करता है। चैप्टर 12 उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जहां मध्यस्थ किसी भी अपराध या डेटा गोपनीयता के उल्लंघन में के लिए उत्तरदायी नहीं है। अंतिम अध्याय अर्थात चैप्टर 13 में विविध अध्याय इंक्लूड है, डिस्क्लेमेंट्स इंक्लूड है। शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में दिया हुआ है गिव्स द डॉक्यूमेंट एंड डाटा वेयर द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एंड शेड्यूल 2 deals with the electronic signature and method of authentication.
एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 धारा 1 के अनुसार अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश पर लागू होता है। इस अधिनियम का आवेदन अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक भी फैला हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह देश के बाहर भी ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति पर लागू हो जाएगा। यदि अपराध का स्रोत अर्थात कंप्यूटर या कोई ऐसा उपकरण भारत में है, तो व्यक्ति को अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। The Act, however, does not apply to documents given under Schedule 1. These are considered any negotiable instrument other than a check as given under Section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881. Any power of attorney according to Section 1A of the Power of Attorney Act 1882. Any sort of trust according to Section 3 and of the Indian Trust Act 1882, any will including testimony disposition given under the Indian Succession Act 1925, any contract or sale deed of any immovable property. ऑब्जेक्टिव क्या था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य था कि अधिनियम ई कॉमर्स और डिजिटल हस्ताक्षर से जुड़ी सभी पेचीदगियों से निपटने और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए सभी लेन देन की रक्षा करना चाहता है। ई कॉमर्स ने संचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली कागजी कार्रवाई को कम कर दिया है। यह संचार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना के आदान प्रदान को कानूनी सुरक्षा भी देता है। यह किसी भी प्रकार के कानूनी प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल हस्ताक्षर की सुरक्षा करता है। यह मध्यस्थों की गतिविधियों को उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखकर नियंत्रित करता है। यह नागरिकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है और इसके लिए डेटा की रक्षा करता है। कुछ डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? चलूं आगे? ओके ममता। WIPO Copyright Treaty 1996. The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement under the Berne Convention providing for the protection of work and the right of their author in the digital environment. According to the treaty, the works of subject matter protected by copyright include computer programs, database, completion of data, and other material in any constituting intellectual creation. ये बोल रहा है कि WIPO यानी कॉपीराइट संधि बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल वातावरण में कार्य और उसके उल्लेखों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। संधि के अनुसार कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कार्य विषय वस्तु से में शामिल है कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस यानी डेटा और अन्य सामग्री का संकलन किसी भी रूप में बौद्धिक संरचनाओं का गठन करता है।
Hague Agreement concerning the International Deposit of International Design, Industrial Design 1925, as revised in 1960, seeks to facilitate international protection of industrial design through the provision of the single deposit with the International Bureau of WIPO in order to prevent possible infringement by other member state. मतलब जो भी अदर सदस्य राज्य है उनके द्वारा जो भी उल्लंघन किया गया उससे रिलेटेड प्रावधान के बारे में बताया गया है. The protection is offered when the industrial design is deposited on the payment of a prescribed fee. Once the industrial design is registered and published, it will have the same effect in the contracting state as if it had been registered under the international law, under the national law. ये सब ना रीड करने वाली चीजें हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, या अभी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जो आपको मुझसे समझना हो. फीचर्स क्या है आईटी एक्ट 2000 का? फॉलोइंग इज द फीचर. द एक्ट इज बेस्ड ऑन द मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स अडॉप्टेड बाय द अनसिट्रल. यह अधिनियम अनसिट्रल द्वारा अपनाए गए ई कॉमर्स पर मॉडल कानून पर आधारित है. इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है. यह धारा 2(1) के तहत साइबर कैफे, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेटा, असममित क्रिप्टो सिस्टम आदि जैसे अधिनियम में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावली को परिभाषित करता है. It protects all the transaction and contract made through electronic means and says that all such contracts are valid under Section 10A. It also gives recognition of digital signature and provides methods of authentication. It contains provisions related to appointment of the controller and its power. It recognizes foreign certifying authorities, Section 19. It also provides various penalties in case a computer system is damaged by anyone other than the owner of the system. The acts also provide provision for an appellate tribunal to be established under the act. All the appeals from the decision of the controller or other adjudicating officer lie on the appellate tribunal. जो भी अपील होगी वो कहाँ जाएगी? appellate tribunal पे जाएगी. Further, an appeal from the tribunal lies with the high court. और जो ट्रिब्यूनल की जो भी अपील करनी होगी वो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट पे जाएगी. The Act describes various offences related to data and defines their punishment. It provides circumstances where the intermediate are not held liable even if the privacy of data is breached. A cyber regulation advisory committee is set up under the Act to advise the central government on all matters relating to e-commerce or digital signature. क्या बनाया? एक साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई. ठीक है, इस एक्ट के अंडर में सारे मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए. इसका ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो यह अधिनियम ई कॉमर्स और उसके माध्यम से किए गए सभी लेन देन से रिलेटेड है. यह एक लाइसेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और मान्यता के लिए प्रावधान है जो किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी करने के लिए आवश्यक है. लेख आगे अधिनियम का अवलोकन करता है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है और सिग्नेचर क्या है? द एक्ट डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 21T. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ बता हुआ है? सेक्शन 21T में बता रखा है. विच इंक्लूड एनी डाटा, इमेज, रिकॉर्ड और एनी फाइल सेंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21TA
may any signature used to authenticate any electronic record that is in the form of a digital signature is called electronic signature. However, such authentication will be affected by the systematic crypto system and hash function as given under section 3 of the act. 21T में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बता दिया हमें। 21TA में, एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फिर सेक्शन 21TA के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर के रूप में इसको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कहा जाएगा। इस तरह के प्रमाणीकरण असीमित क्रिप्टो सिस्टम और हैश कार्यों से प्रभावित होंगे, जैसा कि सेक्शन 3 में बताया हुआ है। Electronic signature. Electronic signature provide an electronic representation of the individual identity that provides the proof of consent and assent to the fact of the given signature. In toto, it is an approval from the signatory that he assents to the written format of the same electronically. It is important to ensure that it is coming from authorized signatory and had made no modification to the documents. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो है व्यक्ति की पहचान का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जो दिए गए हस्ताक्षर के तथ्यों के लिए सहमति और सहमति का प्रमाण प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह हस्ताक्षरकर्ता से एक अनुमोदन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसी के लिखित प्रारूप पर सहमति देता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से आ रहा और दस्तावेज में कोई संशोधन नहीं किया गया है। डिजिटल सिग्नेचर का क्या कंसेप्ट है? A signature is a symbolic and essential representation of one's identity. Signature of a person holds a very significant place in the field of law as well as while carrying out transaction. When a person signs a particular document, it means that such person has read the whole document carefully, has verified the fact and is aware of the content of the document and therefore is giving his assent to the best of his knowledge. ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बंदा अगर सिग्नेचर कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसने उस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड आउट कर लिया है और उसमें अपनी कंसर्न दे दिया है, उसने सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ लिया है। अनुबंध के तहत भी हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है क्योंकि इसे प्रस्ताव की स्वीकृति का संकेत माना जाता है। तकनीकी प्रगति के कारण हस्ताक्षर का पारंपरिक रूप बहुत विकसित हुआ है। ऑनलाइन लेनदेन और ईमेल के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा हैक होने का खतरा भी बढ़ा है, इसलिए ऑनलाइन हस्ताक्षर की अवधारणा अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो गई है। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है? लेमन ने बोला इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज की सामग्री की वैधता पर जोर दिए बिना उस पर एक सहमति है। यह दस्तावेज में चिपकाई गई छवि को दी गई सामग्री को संपत्ति बनाने और यह प्रदर्शित करने के लिए दिए गए पक्ष ने उसी के लिए अपनी सहमति दी है, छवि के रूप में सरल संदर्भित कर सकता है। यह हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। Now we will read about digital. It can be easily tampered or easily misconfined as compared to the digital signature. Electronic signature cannot easily be verified with regards to the time and place. There can be certain instances where someone else may affix the signature on the given document and still can't be traced. In addition, audit logs are not easily applied to the electronic signature. डिजिटल सिग्नेचर की तुलना में हम क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से छेड़छाड़ या आसानी से गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को आसानी से समय और स्थान से संबंधित स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां कोई और दिए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा सकता है और अभी भी पता नहीं लगाया गया। इसके अलावा ऑडिट लॉग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर लागू नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो मोर सिक्योर्ड है।
उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि दस्तावेज में कोई परिवर्तन किए गए और मूल हस्ताक्षरकर्ता को वापस भेजे जाते हैं तो डिजिटल हस्ताक्षर अमान्य हस्ताक्षर के रूप में दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तुलना में व्यक्ति के पास एक अलग पास की होती है जो केवल हस्ताक्षरकर्ता से मूल प्राप्तकर्ता को पारित की जाती है। हस्ताक्षर समय और मोहर प्रदान करता है जो पार्टियों के बीच विवाद होने की स्थिति में कानून अदालत में साबित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह व्यक्तियों की पहचान का खुलासा करता है और एक निश्चित पहचान प्रदान करता है। इस इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तुलना में बहुत अस्पष्ट है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर अनसिट्रॉल मॉडल कानून 2001, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के इंपॉर्टेंस के बारे में दिया हुआ है। The increased use of electronic authentication technique as substitute for handwritten signature and other traditional authentication procedure has suggested the need of a specific legal framework to reduce uncertainty as to the legal effect that may be result from the use of such modern technique, which may be referred to the generally as electronic signature। क्या बोल रहा है कि हस्तलिखित हस्ताक्षर और अन्य पारंपरिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के विकल्प में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रमाणीकरण तकनीकों के बढ़ते उपयोग ने इस तरह की तकनीकों को अधिक बढ़ावा दिया है और यह अनिश्चितता को कम करने के एक विशिष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता को सुझाव दिया गया है। मेरे को लग नहीं रहा कि मैं क्यों इसको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सिर्फ रीड आउट करने वाली चीजें हैं भाई। बताओ इसको डिटेल में करना है या खुद से करोगे, क्योंकि अब हमें पास टाइम कम है और हमें लिमिटेड करनी है चीजें। ये मैं अपलोड कर दूंगी अभी आफ्टर क्लास, इसको पढ़ लेना आईटी एक्ट को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको मैं बताऊं आपको, इससे हम कोई और चीज पढ़ लेते हैं अभी जिसमें कुछ समझना हो या कुछ चीजें क्लियर करनी हो। बताओ कैसे करना है, वो कहोगी इसी को रीड आउट करा दो तो वो भी करा दूंगी। मैम इसमें मॉक टेस्ट नहीं होंगे क्या? मॉक टेस्ट का ऐसा है कि इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पोर्टल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, आप उनको अपने सेल्फ से उनको सॉल्व कर सकते हो, उसी से आपका प्रिपरेशन होगा। अच्छा केस लॉ का तो मेरे दूसरे लैपटॉप में पड़ा है भाई, आज मैं केस लॉ वाला मटेरियल नहीं लेके आई। केस लॉ मैं भी नहीं करा पाऊंगी, सॉरी। वो स्लाइड मेरे दूसरे लैपटॉप में रखी हुई है। ये क्या बोलना चाह रहे हो रूमी आप? मेरे को आपका मैसेज नहीं समझ में आया। कल एक तो आप लोग को एक चीज बता दूं, है ना इम्पोर्टेंट, जो जो बच्चे होते हैं मोस्टली सुशील नहीं है आज की क्लास में। मैं ये कह रही हूँ कि अब से जो क्लास का टाइमिंग होगा वो 6 to 7 रहेगा हमारा, फ्रॉम फ्राइडे। फ्राइडे से हमारी क्लास 8 बजे ना होके हमारी क्लास 6 to 7 हुआ करेगी। ऑल ओके? सबको कंफर्टेबल है 6 to 7 टाइमिंग? होल यूनिट के ही अपलोड किए हैं चिराग मैंने नोट्स ना, आईपीआर के आप चेक करोगे। लास्ट ईयर के पेपर आप अपने पोर्टल से देखो ना, अपनी ऐप खोलो फिलर फॉर्म वाली, उसमें है ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं उसमें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे अभी। बाकी 2 तारीख से क्रैश कोर्स चालू होगा, उसमें भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूंगी साथ साथ थोड़े बहुत। अगर आप लोग कहोगे कि मैम यूनिट नहीं कराओ 2 दिन में, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दो, तो मैं उसमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवा दूंगी।
क्लास टाइमिंग के लिए ओके हो? ऑल टाइम क्लास रहेगी क्या मतलब? और कल की क्लास का टाइमिंग मैं अभी कंफर्म कर देती हूँ। ऐप में कहाँ मिलेगा? रोमी आप उसको एक्सप्लोर करो, मैं आपको ऐसे कॉल पे कैसे बता पाऊंगी? हाँ ममता, हर चीज ऐसा नहीं होगा ना, मेरे लिए सही नहीं हो रहा है टाइम, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चीज ना। मेरी दूसरी क्लासेस भी होती हैं तो 6 to 7 करेंगे अब से हम क्लास। किस किस को ओके है? नहीं चिराग, उसके लिए भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं, 1 hour क्लास ही बोल रहे हैं कि 1 hour क्लास ही रहेगा। ड्यूरिंग क्रैश कोर्स, ओके फ्रॉम चिराग साइड। ममता ने अपने रिव्यूज दे दिए हैं। ज्योति, रूमी, आप लोग के लिए टाइम बताओगे मुझे? ओके है ज्योति की तरफ से भी। मैं एक बार कल का टाइम आप लोग को कंफर्म कर देती हूँ, 1 मिनट हो रखिए बस। कल के लिए भी क्लास टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा। एक सेकंड के लिए होल्ड रखिएगा सिर्फ। हाँ चिराग, ये चीज़ है ना, या तो आप लोग क्लियर करके मतलब अपनी फैकल्टी से, अपने जो भी सर हैं उनसे बात कीजिए। अगर वो कहेंगे तो हम एक्सटेंडेड वो ले लूंगी मैं क्लासेस, मुझे उसमें इशू नहीं है। आप सर से बात कीजिए कि सर हमारी क्लास 1 घंटे की जगह 2 घंटे करा दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग मिलके बात करोगे तो इजी रहेगा। और कल के लिए क्लास का टाइमिंग, यस प्लीज, और कल के लिए क्लास का टाइमिंग 3 to 4 रहेगा। हाँ ठीक है, ये चिराग सही कह रहे हैं कि बाकी सब लोग एक बार सर को मैसेज कर दीजिए एक्सटेंडेड टाइम क्लास के लिए कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम दे दिया जाए। और अगर आप लोग ओके हो तो सर से आप संडे की क्लास की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर संडे को, क्योंकि मैं संडे को जंबो क्लास लेने के लिए रेडी हूँ, अगर सर ओके करेंगे तो मैं संडे को जंबो क्लास ले सकती हूँ। और रूमी, आप जब कोर्स में उधर जाके कोर्स में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, कोर्स में जाके आप जब कंटेंट खोलेंगे ना, दिसंबर कंटेंट खोलेंगे, वहां पे आपको सारे नोट्स और क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा ऐप पे अपना टाइम दीजिए, आप ऐप को समझने की कोशिश कीजिए, आप वहां से सारे नोट्स देख सकते हो अपने।
और कल हमें कौन सा एक्ट करना है बता दो अभी, आपकी चॉइस क्या है, फिर उसी एक्ट के साथ आऊंगी मैं कल ना। कल कौन सा एक्ट पढ़ना है भाई? एक एक करके सब जा रहे हो? मैं समझ रही हूँ, इसीलिए मैं कल इतना बिजी हूँ, फिर भी मैं कल क्लास ले रही हूँ। चिराग, यूनिट 9 तो आईपीआर ही था ना हमने किया, तो यूनिट 8 कर लेते हैं कल हम, एनवायरमेंटल लॉ आई थिंक। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोग की एक भी क्लास मिस ना हो। इसलिए मैं कल 3 to 4 के लिए बोल रही हूँ आपको, क्लास के लिए, कि एटलीस्ट क्लास तो हो जाएगी। एनवायरमेंटल लॉ ठीक है, हम कल एनवायरमेंटल लॉ करते हैं। रूमी, कल क्लास रहेगी 3 to 4 और एनवायरमेंटल लॉ पढ़ेंगे उसमें हम। आप सही बोल रहे हो कि 1 महीना है हमारे पास, 1 महीना है हमारे पास, और उसमें हमें आपको पूरे एक्ट्स भी पढ़ने हैं और वो भी पढ़ने हैं। क्रैश कोर्स में क्या चाहोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना या एमसीक्यूज करना, या जो जो एक्ट्स हो चुके उनको लेफ्ट आउट करके हम उसमें से, जैसे अभी आपने बताया कि यूनिट यूनिट 8 और 9 करा दो क्योंकि वो टफ है, तो या फिर इस टाइप की कुछ एक एक दो दो यूनिट समझना चाहोगे, क्या करना चाहोगे उसमें? इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एंटिसिपेटेड टॉपिक प्लस एमसीक्यूज। मैम आप ऐप पर कैसे देखें ये बता दीजिए एक बार, अभी तो बताया था रूमी। बाकी सब कोई नहीं है चिराग, आप और रूमी हो। रूमी, नोट्स के लिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बता दीजिए। अभी हमारा क्रैश कोर्स चालू होगा, क्रैश कोर्स में कैसे सिलेबस को कवर अप करना है, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं या एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्या करना है? क्योंकि वो हमारा ओनली 20 डेज का कोर्स है और हमें 20 डेज में अपना सिलेबस कवर अप करना है पूरा। टॉपिक प्लस एमसीक्यूज ना, ठीक है, मेरा टारगेट भी यही था। बिल्कुल, मैं तो फर्स्ट डे से ये बोल रही हूँ कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतनी कमांड बनेगी, चाहे टॉपिक आप कितने भी किए जाओ उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक टॉपिक भी ज्यादा क्लियर एमसीक्यू से ही होंगे, एमसीक्यू से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जितनी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व होंगे हम उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर कर पाएंगे अपने। आईपीसी। गंगानगर, टाटा यूनिवर्सिटी। चिराग, आप एक बार इसको, रूमी को नोट्स के लिए बता दीजिए ऐप पे खोल के कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, एक मैसेज में आप ये बता दीजिए उन्हें। राजस्थान, यस। क्योंकि आई थिंक इनको नोट्स को लेके काफी इश्यूज आ रहे हैं।
रूमी, चिराग ने स्टेप्स पे मैसेज किया है कि कैसे कैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम 3 to 4 करेंगे अपना। 3 to 4 एनवायरमेंटल लॉ के साथ मिलते हैं फिर। गुड नाइट चिराग। ओके ममता एंड रूमी, कल 3 to 4 एनवायरमेंटल लॉ। किसी को कुछ कहना है ममता एंड रूमी? गुड नाइट।